नमस्कार साथियों, मैं जोगेंद्र खन्ना दादरी क्रांति न्यूज़ पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। साथियों, वीडियो में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भारत जोड़ो भवन, इधर दीपक लांबा जी की फ़ोटो है और इधर राहुल गांधी जी और योगेंद्र यादव जी की फ़ोटो है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हरियाणा में चुनावी माहौल बिल्कुल जोर पकड़े हुए है और इसी को लेकर दीपक लांबा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और दीपक जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद जोगिंदर जी, आपने समय निकाला बात करने के लिए। दीपक जी, भारत जोड़ो भवन का क्या मतलब है? देखिए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा हमने देखी राहुल जी की और आप भी साथ हैं, तो भारत जोड़ो भवन का क्या मतलब है? देखिए हम लोगों ने ना 2022 में ये डिसीजन लिया कि जो कांग्रेस की जो यात्रा है उसको हम समर्थन करेंगे जी। तो उसका नाम था भारत जोड़ो यात्रा। हमारा जो संगठन बना, सिविल सोसाइटी के लोगों ने मिलके, लगभग इसमें 300-325 छोटे छोटे संगठन शामिल थे जी। उन्होंने मिलके ये संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया भारत जोड़ो भवन। नहीं, अभियान। अभियान। तो ये भवन तक कैसे भवन पहुंच तक गया? क्या था, मेरे विचार में ये था कि हम यहाँ अपना कार्यालय खोलेंगे। तो मैं, एक हमारे बुजुर्ग हैं गांव में, उमेश जी, मैं उनके साथ वैसे ही जा रहा था। मैंने कहा, ताऊ जी हमने ना ये घर लिया है, इसको कार्यालय बनाएंगे। तो उन्होंने बोला, नहीं कार्यालय नाम ही नहीं होना चाहिए, बोला किसी भी जगह का नाम भवन होना चाहिए, ताकि लोगों को उसमें आने में थोड़ा सा भी झिझक ना हो जी। कि यहाँ कुछ बहुत ही फॉर्मल तरीके से चलता होगा, हमारे ग्रामीण प्रवेश के लोग आ सकें, बैठ सकें, बात कर सकें। तो उन्होंने कहा कि इसका नाम भवन रखना, तो सबसे उपयुक्त नाम था भारत जोड़ो भवन। मतलब आपकी निगाह में जो कार्यालय लिखे रहते हैं जगह जगह पर, वो कार्यालय ना होकर वो भवन का नाम होना चाहिए? नहीं, मेरी नज़र में या मेरे विचार में तो, मेरे दिमाग में तो कार्यालय ही था, लेकिन हमारे बुजुर्ग ने ये कहा कि भवन से क्या होता है कि आम आदमी जिसको काम भी नहीं है जी, मान लो मैं आया हूँ ऐसे ही घूम, यहाँ से निकला और रुक गया कि चलो भाई अपना भवन है जी। और देवीलाल जी ने ये प्रथा बहुत सालों पहले शुरू की थी, वो हमेशा भवन लिखते थे। तो उससे आने वाले आदमी को दिक्कत नहीं है, उसको सोचना नहीं पड़ता कि मैं अंदर जाके क्या कहूँगा कि किस काम आया जी। तो ये उसका भवन है जो भी आया। दीपक जी, आप राष्ट्रीय राजनीति से संबंध रखते हो, क्योंकि आपने राहुल जी के साथ यात्रा की, तो सीधा सा मतलब हो गया कि भी नेशनल पॉलिटिक्स हो गई है। मतलब राष्ट्रीय राजनीति में ना जाकर आप लोकल राजनीति में क्यों अपने कदम जमाना चाह रहे हो? मुझे ये लग रहा है कि जो भी जब भी हम राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं, राष्ट्रीय राजनीति का मतलब ये हो गया है कि देश भर के किसी संगठन के आप पदाधिकारी जी, उसके लिए भी ये हमेशा होता है कि आपका कोई तो स्थायी क्षेत्र होगा ना। मैं जिन दिनों जय किसान आंदोलन में काम कर रहा था, मैं अभी भी उसका मेंबर हूँ, अभी भी उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। तो जय किसान आंदोलन के जो मेंबर्स हैं या जो लोग हैं, जो टीम है, वो तो किसी गाँव से निकलेंगी ना। तो मुझे ये लगता है कि आपको सोचना राष्ट्रीय स्तर पे होगा और काम करना होगा लोकल स्तर पे, तभी जाके आपका वो बैलेंस बनता है। आप बात करते रहें वैचारिक रूप से और उसको इम्प्लीमेंट कहीं भी ना करें, तो वो एक हवाई बातें हैं, लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। और जिसके पास आज की डेट में बहुत, जो हमारे विरोधी हैं, उनके पास इतना बड़ा तंत्र है, झूठ का तंत्र। विरोधी मीन्स हम खुल के विरोध करते हैं बीजेपी का। तो बीजेपी को आप विरोधी मानते हो? बिल्कुल मानते हैं, बहुत सालों से उनके विरोध में काम कर रहे हैं। हम उनकी नीतियों के खिलाफ काम करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं। जो उनके विचार हैं, जो उनकी नीति हैं, चाहे किसानों को लेके हैं, मजदूरों को लेके हैं, व्यापारियों को लेके हैं, हम उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। तो हमारे विरोध का जो सिस्टम है वो इतना बड़ा है और इतना उसमें पैसा और तंत्र इन्वॉल्व है कि आप यदि कहीं कोई कॉन्क्रीट काम नहीं करेंगे तो आपके पैर ज़मीन पे वो रहने ही नहीं देंगे। यदि आप विचार और सिर्फ भाषण में उनकी टक्कर लेंगे तो आपकी आवाज़ दबा दी जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये दीपक जी कि कहीं से भी आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते थे, क्योंकि आपके ही साथी ने एक पंजाब से टिकट ली कांग्रेस की और वो लोकसभा में जीत भी गए। तो दीपक जी मतलब विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, न कि नेशनल राजनीति करना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं लोकसभा के लेवल का नेता हूँ। मतलब आप देखें तो लोकसभा में लगभग हर जगह 3-3 डिस्ट्रिक्ट हैं, आपको बहुत साल काम करना होता है। अभी मुझे सिर्फ राजनीति में आए 12 साल हुए हैं। जिनकी आप बात कर रहे हैं उनकी उम्र 75 साल के आसपास हैं और वो लगभग 45 साल से हार्ट के डॉक्टर हैं वो व्यक्ति, और वो लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो 45 साल का अनुभव और 12 साल का अनुभव, तो आपको इसमें डिफरेंस तो होना चाहिए। हाँ, जब मैं 30 साल के अनुभव वाला हो जाऊंगा तो ज़रूर लोकसभा के लिए भी
हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। अभी हम लोकल मुद्दा, आपने लोकल राजनीतिक में कदम रखे हैं तो लोकल मुद्दे ही आपसे डिस्कस करेंगे, उन्हीं मुद्दों को लेकर। जी। दादरी से जो भी विधायक बने, आपको टिकट मिलती तो आप बनो बीजेपी से, आम आदमी से, इनेलो से, जेजेपी से या इंडिपेंडेंट, जो भी बनता है, दीपक जी की निगाह में दादरी का एमएलए कैसा होना चाहिए? मुझे ये लगता है दादरी का एमएलए में एक क्वालिटी तो ये ज़रूर हो कि जिस जनता ने उसको चुन के भेजा है वो उनसे डिस्टेंस ना रखे, उनके बीच ज़रूर अवेलेबल रहे। पहला काम सिर्फ आपका एज ए नेता ये होना चाहिए कि जो आपकी सुनने का है ना सिस्टम और आपके मिलने का सिस्टम, वो कम से कम दुरुस्त हो। मेरी यदि कोई प्रॉब्लम है, मुझे ये भी हो सकता है कि मेरे को 1 साल से कोई मिला ही ना हो कि जिसको मैं अपनी प्रॉब्लम बता सकूं। जी। तो आपका पहला धर्म तो ये है कि आप अवेलेबल हों और बात सुनते हों। मतलब 5 साल अपने हल्के में ही रहे, हल्के में रहें, उसका लोगों कोई से मैकेनिज्म मिलते करें। रहें, हाँ, और उनके काम करवाएं। यदि वैसे मुझे विश्वास है, मैं इस बात पे बिल्कुल नहीं जा रहा कि कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई जीतने वाला है, यहाँ से कांग्रेस जीतेगी। लेकिन हाइपोथेटिकली यदि आपने ये मान लिया कि मान लेते हैं यहाँ विरोध पार्टी का जो भी बन बने, जाता किसी है, भी पार्टी का, तो मुझे लगता है कि उसके यहाँ का सिटीजन के रूप में तो यदि मैं भी अप्रोच करूँ तो उसे मेरी भी बात सुननी चाहिए। जी। तो मेरा जो प्लान इस मतलब दूसरी पार्टियों को, लोगों को भी महत्व देना चाहिए काम के द्वारा, देना चाहिए काम के यदि लिए। मैं ये सोचता हूँ कि पत्रकारों के लिए, जो यूट्यूबर्स हैं, उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए ये पॉलिसी बननी चाहिए। मेरी सरकार है तो मैं खुद काम करूँ, मेरी सरकार नहीं है तो आपके लिए मैंने सोचा था वो कम से कम लिखा हुआ तो अपने उस भाई को दे आऊँ जो यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव है। तो हमें बताना हमारा काम है, सुनना उसका काम है, दिमाग में प्रोसेस करना है। उसको लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं तो हम तो इतना भी तैयार हैं कि सिर्फ यहाँ हल्के हल्के में नहीं, हम देश भर में हम अपने आप को प्रतिपक्ष कहते हैं। विपक्ष ये होता है कि आपको हर चीज़ का विरोध करना है, प्रतिपक्ष का मतलब ये होता है आपकी गलत नीतियों का विरोध करेंगे, आप जो गलत करने वाले हैं उसके बीच में खड़े हो जाएंगे और जो आप ठीक कर रहे हैं उसमें आपका समर्थन करेंगे। तो जैसे जब शिक्षा नीति आई थी उसके कुछ पॉइंट्स का हम लोगों ने समर्थन किया। मतलब आपके अनुसार लोगों के बीच का ही ऐसा हो कि लोगों के बीच में ही रहे वो, जो भी किसी भी पार्टी का विधायक बने। आप जो नौकरी लें उससे फरलो मत मारो। जी। मेरा धर्म ये कहता है यदि मैं एमएलए बना, मेरे को यहाँ से गाड़ी। अच्छा दीपक जी, आपने नौकरी का जिक्र किया है, आपने भी काफी वायदे किए, हमारे ही चैनल पे किए हैं। 20,000 नौकरी, दवाई, कमाई और भी उद्योग की बात की। तो 2014 का इलेक्शन मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि उसमें भी बीजेपी ने काफ़ी वायदे किए थे, 9 में भी किए थे वायदे कि भी हम 100 स्मार्ट सिटी, अगर सेंट्रल लेवल की बात करें तो 2 करोड़ रोजगार, महंगाई को कम करेंगे, 35 रुपये पेट्रोल की बात आई थी। और अब आप वायदे कर रहे हो कि ये 20,000 नौकरियाँ, ये वो, क्या मतलब बीजेपी की तरह आप भी तो ना मुकर तो नहीं जाओगे कहीं वायदों से, या आप भी कह दोगे नहीं भाई जुमला था ये तो मेरा? नहीं, मुझे लगता है कि यदि किए हुए वादे पिछले 75 साल में पूरे हुए होते हैं तो जो नए नेता हैं उनको वादा करने का स्पेस ही नहीं मिलता। पहली बात तो मैं हमेशा ये कहता हूँ। नहीं, आप ये कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से कि ये जुमला मैं नहीं कह रहा, ये क्या आपका भी जुमला रहेगा ये? नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उस बात के लिए अगले 5 साल तक पूरी कोशिश करूँगा कि उसको पूर्ण रूप से कंप्लीट करके रिजल्ट ओरिएंटेड काम करके दिखाऊँ। ये मेरा, और ये नहीं है कि मैंने आज आपके सामने एकदम से कह दिया कि ये मैं कर दूँगा। उसके लिए सोचा गया है, बोला गया है। ये ऐसा नहीं है कि आपने सवाल पूछा नौकरी और मैंने वैसे ही बोल दिया ऐसे कर दे देंगे नौकरी, इतना नौकरी है ना। तो मैं, ऐसा नहीं है, उसमें सोचा मतलब आपके जुमले नहीं है। कोशिश आपके अनुसार कोशिश तो ये रहेगी, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मैं चाहे 50,000 बार कहता रहूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी कोशिश ये रहेगी कि जनता अपने आप मेरे काम को देख के विश्वास करे और जो स्पेस मुझे मिला हुआ है अपॉर्चुनिटी का यहाँ से नेता के लिए अप्लाई करने का, यदि मैंने काम ठीक किया तो वो स्पेस कहीं ना कहीं औरों के लिए कम हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जनता मेरे काम को देख के विश्वास करे और आने वाले समय में और लोगों का जब ये बात आएगी कि क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे तो कहेंगे हमारा एमएलए तो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम उसी को मौका देंगे। तो मैं यहाँ सिर्फ 5 साल बीजेपी के जो वायदे हैं, जो अब भी घोषणा पत्र जारी होने वाला है सभी पार्टियों का, तो बीजेपी के जो वायदे होते हैं, वो सरकार के जो वायदे होते हैं वो लुभावने लोगों के लिए, उन पर आप क्या कहना चाहोगे?
देखिए, चुनाव के समय में जब ये होता है ना कि जैसे आपका मेला लगता है, मेले में कोई अच्छे प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई बुरे प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई ठगी का कर रहा है और कोई तो पॉकेट मार भी है। तो ये जनता को समझ में आ गया है कि कौन पॉकेट मार है। हम हाँ, ये ज़रूर हो सकती है कि मैं अपना कोई प्रोडक्ट लेके आया, उसको शिद्दत से बना के लाया, हो सकता है उसमें कुछ कमियां हो जो जनता को पसंद ना हो, उसकी बिक्री कम हो, लेकिन कम से कम ये मान लेते हैं कि हम ना वो पॉकेट मार नहीं है। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो जनता का सिर्फ पॉकेट मारती हैं और वोट लेती हैं जी। और वो जब आप उनके विचार सुन लें तो वो ऐसे होते हैं जो जनता के और हल्के के किसी काम नहीं आने वाले होते हैं। तो अब की बार जनता ने सोच रखा है जो पॉकेट मार हैं उनको जेब में अब की बार वोट मिलने वाला नहीं है। अच्छा, अभी कल ही एक बीजेपी ना कांग्रेस के बड़े नेता का बयान आया है कि 31 तारीख से पहले वो अपनी जो भी सीटें हैं वो डिक्लेयर कर देंगे। तो क्या उन 90 विधानसभा सीटों में कहीं दीपक लांबा जी का नाम है? नहीं, मैं देखिए वो कोई रिजल्ट में क्या आएगा इसकी बात तो कोई नहीं बता सकता। जो तो वो कहीं तो देखो ऐसा जी, कहीं से तो हिंट तो मिला होगा कहीं ना कहीं से। हाँ जी, आपकी टिकट है, आप बेखौफ होकर काम कीजिए। हिंट की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंट के लिए क्या है कि आपने एक एप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू एप्लीकेशन मांगी, मैंने एप्लीकेशन दे दी, अभी उसका रिजल्ट आना रहता है किसको टिकट मिलेगी। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी एप्लीकेशन में मैंने बहुत अच्छा अपने काम के बारे में लिखा है, अपनी योजना के बारे में लिखा है, तो मुझे ये भी लग रहा है कि फील्ड में जो लोगों का सहयोग मिल रहा है तो हो सकता है इस बार संभावना है कि मुझे मौका मिले। मैं ये उम्मीद करके बैठा हूँ। लेकिन यहाँ सिर्फ उम्मीद नहीं है। अब ये जो आचार संहिता लगने के बाद और अनाउंसमेंट होने के बीच में कैंडिडेट के काफ़ी समय है। अब इस समय में आचार संहिता लगते ही हमारे कुछ काम रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। ना हम बैनर पोस्टर लगा सकते हैं, ना हम गाड़ी में माइक घुमा सकते हैं। अभी सिर्फ एक काम बचा है, एक काम बचा है कि आप डोर टू डोर जाके लोगों को मिल सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, जो पर्चा आप छपवाएं उस पर आप क्वांटिटी लिख के काम कर सकते हैं। मेरी टीम और हमने वो कामों को बंद कर दिया है। हम लोगों से मिल रहे हैं, पर्चा डोर टू डोर जाके भी दे रहे हैं। दूसरा, हमने अपनी टीम में ला के आगे की कार्रवाई के लिए टीमें और काम की जो सूची है, जो तरीका है, वो बनाना शुरू कर दिया है। बीच में आपको रोकना चाहूँगा मैं। दादरी से 36 लोगों ने, 36 लोगों ने पर्चा भरा कांग्रेस की टिकट के लिए। तो उन 36 में मतलब दीपक लांबा जी आश्वस्त हैं टिकट को लेकर? हाँ, अगर अपने मन अंतर मन में जाके। हाँ, मैं आश्वस्त हूँ और मुझे लगता है कि एक अच्छे सिस्टम में ये भी होना चाहिए कि मेरे अलावा जो 35 हैं वो भी आश्वस्त हों। अच्छा, बाकी के जो 35 लोग हैं उनमें एक सीनियर नेता भी हैं और कुछ नए भी हैं, उनको दीपक जी एक मंच पर ला सकते हैं? ऐसा कुछ है क्या? जादू की छड़ी घुमाई जाएगी कि वे आ जाओ एक मंच पर ही 35 के? देखिए, यदि मान लो मैं आगे बढ़ता हूँ तो मेरा तो पहला काम होगा इन सब से मिलना और इनसे रिक्वेस्ट करना, आशीर्वाद लेना। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इन केस कोई और बनता है और कोई आता है यहाँ से, तो मैं अपनी तरफ से आपको वो अपना मैंडेट दे रहा हूँ कि जो भी आएगा मैं उसके साथ उसकी टीम में काम करने को तैयार हूँ। अभी मैं बल्कि एक साथी से मजाक कर रहा था कि टिकट लाओ, इलेक्शन एजेंट मुफ्त में पाओ। अच्छा, मतलब है ना? तो मेरे साथी मजाक कर रहे थे कि जी काम क्या करोगे आप? तो मैंने कहा कि भाई जो इलेक्शन एजेंट काम करता है ना, वो काम कर दूंगा उसका, जिसको मिलेगा, है ना? तो मेरा तो ये मानना है कि टिकट आएगा तो पूरी कोशिश से आप लोगों के, यूट्यूबर्स, मीडिया वालों को काम बताते हुए और एक जेन्युइन सहयोग की अपील आप लोगों से भी करते हुए यहाँ इस हल्के में खूब मेहनत करेंगे और रिकॉर्ड मार्जिन से दादरी की सीट जीत के आएंगे। हाँ, ये ज़रूर है, इस बार पूरी संभावनाएं हैं कांग्रेस की एक पुरजोर बहुमत से एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट यहाँ बनेगी। और ये आपके लिए कई बार टेंशन का मामला भी होता है। यदि आपको पब्लिक मैंडेट इतना भारी मिलता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ आने वाली सरकार पे बहुत आने वाली हैं। जो भी हम बोल रहे हैं उसका प्रेशर रहेगा, जैसे आप भी कहेंगे कि उसको पूरा करना है जी, तो सरकार आएगी तो ज़रूर जो कहा गया है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश होगी। और भारत जोड़ो भवन के बारे में भी हमने पूछा, ये भी बताई इन्होंने कि भी कार्यालय नाम न होकर एक भवन हो। भवन मीन्स घर के समान होता है कि भाई वो घर होता, जो भी आओ यहाँ बैठो, अपना घर समझो, इसलिए इन्होंने इसका नाम भवन रख दिया कि भी ये सभी का घर है, एक दीपक जी का ही नहीं है अकेले का। और भी काफ़ी सवाल थे, आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छे सवाल मिलेंगे। तो साथियों, अभी मुझे दीजिए इजाज़त,
आगे और ऐसी ही खबरें आपके समक्ष लाते रहेंगे और दीपक जी से और आगे बातें करते रहेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल टाइप कर सकते हो और भेज सकते हो। वो सवाल हम दीपक जी से ज़रूर पूछेंगे। धन्यवाद।